काव्य का अर्थ और परिभाषा के साथ साथ काव्य के भेद पर हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। काव्य और साहित्य का स्वरूप तमाम चीजें हैं इसमें, वो हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें काव्य की बात करेंगे। काव्य किसे कहते हैं? काव्य की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी और काव्य और साहित्य को अपने अपने ढंग से सभी ने परिभाषित करने का प्रयास भी किया। तो कुछ संस्कृत के विद्वानों ने भी अपने तरीके से परिभाषित किया, अंग्रेजी और हिंदी में भी काव्य और साहित्य की परिभाषाएं दी गई। तो काव्य को परिभाषित करते हुए आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, इनकी ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ जी कहते हैं कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जिस वाक्य में रस हो उसे साहित्य या काव्य हम कह सकते हैं। ठीक है, और रस से क्या तात्पर्य है? मतलब आनंद। जिस आनंद की अनुभूति हमें जिस काव्य को पढ़ने से हो, जिसको पढ़ने से हो, वो हमारे लिए काव्य है। ठीक है, तो आचार्य पंडित जगन्नाथ जी क्या कहते हैं काव्य को परिभाषित करते हुए? वो कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही क्या है? काव्य है, जिसमें रमणीय अर्थ का प्रतिपादन है। पंडित जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ को लिया, मतलब रमणीय अर्थ से उनका तात्पर्य किससे था? अलौकिक या चमत्कारिक, या जो सांसारिक संसार से परे हो, लोकोत्तर हो, जो अलौकिक हो या चमत्कारिक हो, या कहें कि ऐसा काव्य जिसमें अलौकिक चमत्कार भरा हुआ है, वो क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। ठीक है, जैसे उसमें उदाहरण दिया गया है कि एक की मिठाई खाने वाले या लॉटरी से आनंद प्राप्त करता है, प्राप्त करने वाले को अलौकिक, उसके लिए लौकिक आनंद है। हम मिठाई खाते हैं तो हमें जो चीज पसंद है वो हमें मिली, तो वो हमारे लिए लौकिक आनंद है। लेकिन जब हम कोई रचना पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ा या कोई उपन्यास पढ़ा, उसको पढ़ने से, कोई कविता को पढ़ने से हमारा हृदय आनंदित होता है, वो हमारे लिए अलौकिक है। ठीक है, तो आचार्य जगन्नाथ के अनुसार जो अलौकिक आनंद प्रदान करे, चमत्कार से भरा हुआ हो, अलौकिक चमत्कारों से, वो काव्य है। आचार्य भामे क्या कहते हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम। आचार्य भामे की पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि शब्द और अर्थ सहित भाव ही काव्य है। और शब्दार्थों सहितो से तात्पर्य जो भामे का था, आचार्य भामे का, वो शब्द और अर्थ दोनों की विशेषताएं जिसमें प्रकट हो, हम उसे काव्य कहेंगे, आचार्य भामे कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने परिभाषित किया काव्य को। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है। ये इनका प्रसिद्ध वाक्यांश मिलता है, काव्य मूलतः जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं जीवन में जो भी चीजें घटित होती हैं, घटित होने वाली घटनाओं का जो प्रतिबिंब हमें किसमें दिखाई पड़ता है? साहित्य में दिखाई पड़ता है, काव्य में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो साहित्य समाज की हर छोटी से छोटी बड़ी या सड़ी गली रूढ़ियों मान्यताओं पर प्रहार करके नई मान्यताओं को स्थापित करने की दिशा में प्रयास करता है। कॉलरिज क्या कहते हैं? पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, ये इनका कथन मिलता है। यानी सुंदर शब्दों का सुंदर पद क्रम काव्य है। कॉलरिज काव्य में केवल सुंदर शब्दों को महत्व नहीं देते हैं, वो कहते हैं उनके सुंदर पद क्रम भी होने चाहिए। जहां सुंदर पद क्रम है वो महत्वपूर्ण, सुंदर शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान जहां पर मिले वो काव्य है कॉलरिज के अनुसार। हडसन के अनुसार बात करें तो हडसन कहते हैं पोएट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन, यानी भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या ही काव्य है। हडसन कहते हैं कि भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या ही काव्य है। ठीक है, तो ये कहते हैं सभी विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर अगर तुलना की जाए तो कहते हैं इनकी परिभाषा अधिक महत्वपूर्ण लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि इन्होंने भाव और कल्पना के कारण ही काव्य विज्ञान से अलग हो जाता है। ठीक है, काव्य क्यों सबसे अलग हो जाता है? क्योंकि उसमें भावना का समावेश है, उसमें कल्पना का समावेश है। इसलिए भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या जहां होती है वो काव्य कहलाता है।
और विज्ञान में बात करते हैं, कल्पना और भावना का महत्व नहीं होता है, होता है नहीं होता है, यही चीजें विज्ञान को काव्य से अलग करती है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं उत्कृष्ट भावनाओं का सहज उद्रेक ही काव्य है, इसकी उत्पत्ति शांति में संचित अनुभूतियों में होती है। ठीक है, हमारे हिंदी के विद्वानों ने भी काव्य को परिभाषित किया। महादेवी वर्मा कहती हैं कविता कवि की भावनाओं का चित्रण है, वह चित्रण इतना सही होता है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। ये पता, जितने भी कथन इसमें दिए गए हैं, चाहे पाश्चात्य हो, भारतीय हो, संस्कृत संस्कृत के विद्वानों की हो, सभी हमारे लिए ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कविता कवि की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना सही होता है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। महादेवी वर्मा ने भावनाओं को महत्व दिया, भावनाओं का चित्रण प्रभावी होना चाहिए, ये कहती है। सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यानी हमारे परिपूर्ण क्षणों का मतलब हमारे जीवन के हर पहलू, जो सुख हो दुख हो, है ना, उतार चढ़ाव, हंसी खुशी, जो भी है जीवन में, सबको वाणी प्रदान करती है कविता। प्रेमचंद जी लिखते हैं काव्य जीवन की आलोचना है। ठीक है, काव्य जीवन की आलोचना है, ये प्रेमचंद जी कहते हैं। प्रेमचंद ने काव्य को मानव हित में सहायक स्वीकार किया है। ठीक है, मानव हित में सहायक स्वीकार किया है काव्य को। तो काव्य के स्वरूप को अगर हम इन सारे विद्वानों की चर्चा करने के बाद अगर हम बात करें तो काव्य के स्वरूप, काव्य का जो स्वरूप है वो अत्यंत व्यापक है, और और कहते हैं कि जितना व्यापक है उतना ही काव्य का स्वरूप सूक्ष्म भी है। ठीक है, और इसको कहते हैं परिभाषा के बंधन में बांधना अत्यंत कठिन काम है। अगर कहा जाए कि काव्य क्या है, इसको आप परिभाषा के बंधन में बांधे तो ये व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है। जितना व्यापक है उतना सूक्ष्म भी है, परिभाषा के बंधन में बांधना कठिन है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि काव्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, यदि हम कहें कि साहित्य और समाज को का चोली दामन का साथ है तो कहते कोई अतिशयोक्ति ना होगी। काव्य बाह्य जगत के साथ साथ हमारे भीतर के मानस जगत का भी चित्रण प्रदान करता है, इसीलिए हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं दीपक भी है। ठीक है, तो ये तो हो गई काव्य की परिभाषा। ठीक है, काव्य की परिभाषा। अब हमारा आज का जो विषय है उस विषय पे आते हैं। ये तो बाकी चीजें तो हमारे काव्य शास्त्र की चीजें हैं, वो जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तब उनको पढ़ेंगे। हमें आज यहाँ पर पढ़ना है काव्य के भेद, काव्य के भेदों की चर्चा करेंगे। तो काव्य का आनंद दो प्रकार से लिया जाता है, एक तो सुन करके और एक दूसरा देख करके। ठीक है, यानी श्रवण से और नाट्य अभिनय के रूप में देखने से। तो इस दृश्य से काव्य कितने प्रकार का हुआ? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक है, पहला ही काव्य के भेद क्या हुआ? एक तो श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य को वो क्या है? जो जिसको हम सुन करके आनंदित हो, और दृश्य काव्य जिसको हम देख कर आनंदित हो, वो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य है। तो श्रवणीयता एवं दृश्यात्मकता के आधार पर प्राचीन आचार्यों ने इनको दो दो भागों में बांटा। दृश्य काव्य की अगर हम पहले बात करें कि दृश्य काव्य क्या है, तो कहते हैं कि जिस काव्य का आनंद रंगमंच पर लिया जाता है, जिसका अभिनय किया जाता है, जिसको हम एक देख सकता है दर्शक एकदम खुली आंखों से, वो दृश्य काव्य कहलाता है। देखने योग्य है जो, ठीक है, जिसका वर्ण विषय मंच पर देखने योग्य होता है, वो दृश्य काव्य कहलाता है। काव्य के कथानक को अभिनय द्वारा जब मंच पर प्रस्तुत किया जाता है और व्यक्ति या पाठक या दर्शक या श्रोता उसे देख करके आनंदित होते हैं दर्शक, तो इसको हम दृश्य काव्य कहेंगे। जैसे रामलीलाएं होती हैं, उसका मंचन किया जाता है, वो हमारे लिए क्या है? दृश्य काव्य है। आज इसे केवल दृश्य काव्य कहना गलत होगा, क्योंकि नाटक, एकांकी आदि को रेडियो पर सुनकर भी आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको दृक श्राव्य काव्य यानी देख और सुनकर दोनों तरह से हम आनंदित होते हैं,
तो वो हमारा दोनों तरह से हमें आनंद प्रदान करता है, तो वो दृक्श्रव्य काव्य कहलाता है। दूसरा आता है श्रव्य काव्य। जिस काव्य का आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाए वो हमारा श्रव्य काव्य है। श्रव्य का मतलब जिसका आनंद रंगमंच पर देखकर नहीं लिया जाता, जिसका अभिनय सामने से नहीं होता है, इसे सुना जाता है। श्रव्य या सुनने योग्य कहते हैं जिसको। श्रव्य काव्य की शैली के आधार पर तीन तरह के श्रव्य काव्य होते हैं। एक तो गद्य में होता है, एक पद्य में होता है, और दूसरा चंपू यानी गद्य और पद्य मिश्रित जो होता है। तो तीन तरह का श्रव्य काव्य होता है। ठीक है, तो इसे मिश्र काव्य भी हम कह सकते हैं, चंपू काव्य को। ठीक है, ये तो बात हो गई काव्य के एक साधारण से भेद की। ठीक है, अब बात आती है काव्य के जो हमने रीत काल में जो भेद पढ़े उनके विशेष रूप से हमें यहाँ चर्चा करनी थी। बंध या स्वरूप के आधार पर काव्य के भेद। स्वरूप के आधार पर काव्य कितने प्रकार का होता है? एक होता है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य की हम बात कर रहे थे। प्रबंध काव्य क्या है? वह काव्य जिसमें कोई कथा सूत्र होता है। प्रबंध काव्य का मतलब जिसमें जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। ठीक है, जीवन का विस्तृत चित्रण हो वो प्रबंध काव्य है। कथा सूत्रबद्ध होती है, जिसमें कथा में पूर्वापार संबंध होता है। समाज के हर अंग का जिसमें चित्रण किया जाता है। प्रकृति चित्रण भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। सभी रसों का निरूपण जिसमें हो, प्रबंध काव्य वो कहलाता है। ठीक है, दो तरह के प्रबंध काव्य होते हैं, एक तो महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य जैसे रामचरितमानस हुआ है ना, ये सब क्या है? महाकाव्य है। परिप्रवास है, क्या है? महाकाव्य। जीवन के हर पक्ष का चित्रण हुआ, संपूर्ण जीवन की कथाबद्ध यानी हर क्षेत्र का, हर पक्ष का, हर रस का, हर अंग का चित्रण होता है, वो हमारा प्रबंध काव्य कह सकते हो, या वो महाकाव्य कह सकते हो। उसको हम प्रबंध काव्य कहते हैं। ठीक है, तो मुक्तक का इसके बाद दूसरा स्वरूप के आधार पर काव्य का भेद होता है मुक्तक काव्य। रीत काल में दो तरह के काव्य देखे गए थे ना, एक तो प्रबंध काव्य लिखे गए और दूसरे मुक्तक काव्य लिखे गए। ठीक है, मुक्तक काव्य कहते हैं प्रबंध काव्य से बिल्कुल विपरीत होता है। विपरीत कैसे होता है? इसमें जीवन की विस्तृत झांकी नहीं होती है, बल्कि झलकियां प्रस्तुत करी जाती है। कोई कथा सूत्र विस्तृत नहीं होता है, इसका प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, अगर एक दोहा लिया गया या एक छंद लिया गया, वही पूरी बात उसी दोहे में कह दी गई। ठीक है, हर छोटी छोटी झलकियों का प्रदर्शन इस मुक्तक काव्य को आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें विस्तृत कथा सूत्र नहीं होता है, इसका प्रत्येक छंद अपने में पूर्ण होता है, इसका पूर्व पार से संबंध नहीं होता है। आगे पीछे कोई संबंध न होने से ही ये मुक्त और स्वतंत्र कहे जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? मुक्तक। यानी ना इनको आगे वाले छंद से इनका कोई संबंध है, ना इनको पीछे वाले छंद से कोई संबंध है। ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये खुद अपनी पूर्णता की बात करता है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र है। मुक्त होने से ही इनको मुक्तक कहा गया। मुक्तक गीत के रूप में भी पाए जाते हैं। मुक्तक और प्रबंध काव्य में अंतर क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें कि मुक्तक और प्रबंध काव्य में अंतर क्या है, तो प्रबंध काव्य में जीवन का व्यापक चित्रण होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, एक कथा सूत्र होता है, पूर्व पार संबंध होता है, और मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य के ठीक विपरीत होता है। इसमें जीवन का व्यापक चित्रण नहीं होता है, ये स्वतंत्र और मुक्त होने से इसमें पूर्व पार संबंध नहीं होता। इसका स्वरूप छोटा होता है, लघु होता है, और प्रबंध काव्य का जो स्वरूप होता है वो व्यापक होता है। मुक्तक का प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए एक कथन कहा, और ये कथन आप लोग हमें बताएंगे शुक्ल जी ने किस पुस्तक में कहा है। प्रबंध काव्य यदि वनस्थली के समान है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। किसमें कहा था, कोई बताएगा? अभी रीत काल के प्रकरण के सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ रहे थे, ये उनका कथन आता है सामान्य परिचय में कि बिहारी के संदर्भ में, कई प्रबंध काव्य के संदर्भ में बात हो रही थी कि यदि प्रबंध काव्य वनस्थली है या विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक उस वनस्थली का चुना हुआ गुलदस्ता। ठीक है, मैडम शुक्ल जी हैं?
हाँ, शुक्ल जी ने ये कथन कहा था और रीतिकाल के साथ सामान्य परिचय में या प्रकरण 2 में, एक 2 में ऐसे कुछ कहा। जी 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 तो जी। अगर प्रबंध काव्य क्या है, अगर ये हमारी संपूर्ण, ये मानो हमारी इस वन स्थली है, ये संपूर्ण स्थल है, ये हमारा प्रबंध काव्य हो गया। ठीक है। और मुक्तक की बात करें तो इसका जो ये छोटा सा हिस्सा है, ये हमारा, इसको हमने चुना, ये हमारा मुक्तक हो गया। ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। प्रबंध काव्य का स्वरूप अत्यंत व्यापक होता है और मुक्तक का स्वरूप होता है सीमित होता है, किसी बंधन में वो बंधा भी नहीं होता, इसलिए मुक्तक कहा गया उसको, मुक्त है वो। प्रबंध काव्य के भेदों की बात अगर करें तो प्रबंध काव्य के दो भेद हुए, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एपिक कहा जाता है। महाकाव्य साहित्य की प्राचीन और बहुचर्चित विधा है और इसका जो कलेवर होता है एक विशाल होता है। उदाहरण से रामायण और महाभारत, ये क्या है, महाकाव्य है। मानव जीवन का व्यापक चित्रण होता है। महाकाव्य एक महान चरित्र, महान उद्देश्य और गरिमा में उदात्त शैली से विभूषित होता है। इसका नायक कोई महान व्यक्ति ही होता है ज्यादातर। ठीक है। महाकाव्य का नायक कोई महान चरित्र होता है, इसके लिखने का जो उद्देश्य है वो भी महान होता है, इसकी जो शैली होती है वो गरिमा में उदात्त शैली होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसमें पूर्वापार प्रसंग का परस्पर संबंध और तारतम्य रहना आवश्यक है। रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो अगर राम के जन्म से पहले की भी जो भूमिकाएं जिस तरह से बांधी गई, कैसे राम जन्म के कारण हुए, किस तरह से उनका जन्म हुआ, कैसे सारी चीजें घटित होती गई, सभी एक दूसरे से संबंधित होती हुई चली गई, तब जाकर अंत में पूर्ण होती है रामचरितमानस। ठीक है। तो सभी घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, परस्पर उनका संबंधित होना बहुत आवश्यक है महाकाव्य में। महाकाव्य के लक्षणों की अगर बात करें तो महाकाव्य में बहुत कई लक्षण है कि पहली बात, इसको सर्गबद्ध होना चाहिए। जैसे प्री प्रवास में देखा ना, सर्ग है, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। कथा के आधार पर सर्गों का नामकरण हो, सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना भी होनी चाहिए। महाकाव्य का नायक देवता या उच्च कुल में उत्पन्न कोई धीरोदात्त गुणों से संपन्न होना चाहिए उसका नायक। ठीक है। महाकाव्य कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक और लोक प्रसिद्ध कथानक होना चाहिए। महाकाव्य में प्रधान रस जो होता है श्रृंगार, वीर और शांत होना चाहिए और अन्य रस गौड़ रस के रूप में होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक या अनेक का संबंध महाकाव्य के उद्देश्य से होना चाहिए। किसका उद्देश्य क्या है, धर्म की स्थापना करना, अर्थ की स्थापना करना, काम की स्थापना करना या मोक्ष की स्थापना करना, या चारों की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण या आशीर्वचन से होना चाहिए। इसमें दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए, है ना। और महाकाव्य का नामकरण कवि, नायक, नायिका या व्रत के आधार पर होना चाहिए। वर्णन की विविधता भी महाकाव्य में होनी चाहिए और यह वर्णन सूर्य, चंद्र, रात्रि, सुबह, प्रकाश, सभी तरह के वर्णन उसमें होने चाहिए। ठीक है, ये महाकाव्य की विशेषताएं हैं। इसके तत्व की बात करें तो समस्त लक्षणों का समन्वय करने पर महाकाव्य के 7 तत्व आते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है, कथानक होना चाहिए। इतिहास, पुराण और लोक प्रसिद्ध कथा के आधार पर इसका एक कथानक होता है और वो कथानक संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। ठीक है। और दूसरा चरित्र चित्रण, दूसरा इसका तत्व होता है चरित्र चित्रण महाकाव्य का। इसका नायक देवता या उच्च कुलीन धीरोदात्त नायक होता है, जिसका चरित्र विभिन्न गुणों से जो संपन्न होता है, जो धर्म का की स्थापना करने वाला होता है। ठीक है। उसके बाद युग चित्रण, महाकाव्य के तीसरा तत्व है युग चित्रण, यानी युग विशेष का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है महाकाव्य। और विभिन्न कथाओं, विविध वर्णनों, भागों, समारोह आदि के माध्यम से महाकाव्य में उस युग का समग्र चित्र खींचा जाता है। रस भाव, महाकाव्य के विशाल कलेवर में सभी रसों का वर्णन आवश्यक है। श्रृंगार से लेकर वीर और शांत रसों में कोई एक महाकाव्य का प्रधान रस होता है, चाहे वो श्रृंगार हो, वीर हो या शांत हो। अन्य रस गौड़ रस के रूप में होते हैं। छंद योजना भी होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होता है और सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होता है। छंद चमत्कार, वैविध्य और अद्भुत रस की निष्पत्ति के लिए एक ही सर्ग में अनेक छंदों के प्रयोग को इसमें नकारा नहीं जा सकता है। भाषा शैली की बात करें
तो महाकाव्य की भाषा शैली भी गरिमामय और उदात्त होती है, संगीतात्मकता होनी चाहिए, गेयता होनी चाहिए, भाषा सहज सरल और भावानुकूल और प्रभाव उत्पादक होती चाहिए। उद्देश्य भी होना चाहिए महाकाव्य का। महाकाव्य का उद्देश्य क्या होता है? महान होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति को महाकाव्य का उद्देश्य स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं महाकाव्य के। अब दूसरा इसका प्रकार आता है प्रबंध काव्य का, वो है खंड काव्य। खंड काव्य क्या है? खंड से ही समझ सकते हैं, एक खंड, यानी खंड काव्य प्रबंध काव्य का एक लघु रूप है, जिसमें जीवन के किसी एक अंग, घटना या प्रसंग का वर्णन होता है, एक अंग का। ठीक है, ये वर्णन अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे रश्मिरथी खंड काव्य है। रश्मिरथी में क्या कथा है? कर्ण के जीवन के एक पक्ष का ही तो चित्रण है एक तरह से, कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन है। ठीक है, तो एक खंड काव्य है। तो खंड काव्य में महाकाव्य की तरह संपूर्ण जीवन की कथा नहीं प्रस्तुत की जाती है, बल्कि उसमें किसी एक घटना या किसी एक पहलू की मार्मिक कथा प्रस्तुत की जाती है। इसमें जीवन की पूर्णता अभिव्यक्त नहीं होती है। ये प्रबंध काव्य का ही एक भेद है। लक्षण की बात करें तो खंड काव्य एक प्रबंध काव्य का प्रकार है। जीवन के किसी एक मार्मिक पक्ष का चित्रण इसमें सीमित रूप में होता है। खंड काव्य का जो कलेवर है लघु होता है, महाकाव्य का विशाल होता है। इसकी कथा जो होती है संक्षिप्त होती है, कथा संगठन भी इसमें आवश्यक है, और खंड काव्य अपने आप में संपूर्ण होता है, और प्रासंगिक कथाओं का प्राय इसमें अभाव पाया जाता है। और खंड काव्य में चरित्र चित्रण, वातावरण आदि की योजना भी संक्षिप्त, जो भी चीजें हैं सब संक्षिप्त में होती हैं। खंड काव्य में कोई सर्ग विभाजन नहीं है, अनिवार्य नहीं होता सर्ग विभाजन। और महाकाव्य की तरह खंड काव्य का जो उद्देश्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति भी इनका भी उद्देश्य होता है, और इसमें एक ही रस की प्रधानता होती है। अन्य रस सहायक रस में संक्षेप में आते हैं। मंगलाचरण और आशीर्वचन वचन इसमें आवश्यक नहीं है। ये तो हो गई खंड काव्य। इसके तत्वों की बात करें तो महाकाव्य की तरह इसमें भी कथा वस्तु होनी चाहिए। कथा वस्तु में महाकाव्य की कथा वस्तु में समग्र जीवन का वर्णन होता है, लेकिन इसमें जीवन के किसी एक अंग या एक पक्ष का वर्णन होता है। ठीक है, चरित्र चित्रण भी, इसमें भी संपूर्ण चरित्र चित्रण के लिए गुंजाइश नहीं रहती, संपूर्ण चरित्र चित्रण, लेकिन जैसे एकांकी होती है, एक पक्ष का चित्रण करती है, वैसे ही खंड काव्य होता है। संवाद भी होते हैं इसमें। महाकाव्य की अपेक्षा खंड काव्य के संवाद संक्षिप्त होते हैं, लंबे लंबे संवादों की यहाँ गुंजाइश नहीं होती है। देश काल और वातावरण का भी वर्णन होता है, रस वर्णन भी देखने को मिलता है। भाषा शैली भी खंड काव्य की भाषा भी गरिमामय और उदात्त होती है। भाषा में सरलता, सजीवता और कलात्मकता, संगीतात्मकता, ये सारे गुण होने चाहिए। और खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, प्रसंग के अनुसार छंद परिवर्तन किया जा सकता है इसमें भी। फिर आता है उद्देश्य। खंड काव्य का उद्देश्य भी महाकाव्य के समान धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति है, और उद्देश्य जीवन में आदर्श स्थापित करना है, राष्ट्रभक्ति और सत्य का उद्घाटन करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो महाकाव्य से ये छोटा होता है। ये तो बात होगी प्रबंध काव्य के भेद में, महाकाव्य और खंड काव्य दो भेद हुए। अब मुक्तक काव्य के भेद की बात करेंगे। मुक्तक काव्य के भेद होते हैं, तो पहला आता है गीत काव्य। गीत काव्य क्या है? इसका स्वरूप कैसा होता है? कहते हैं काव्य और संगीत का एक घनिष्ठ संबंध है। तो गीत काव्य कविता का सबसे अधिक लोकप्रिय प्रकार है। इसमें गेय मुक्तक, प्रगीत काव्य, गीत काव्य, और अंग्रेजी में इसको लिरिक भी कहते हैं, इसके तमाम नाम है। गीत काव्य का जो मूल आधार होता है वो भाव होता है। ठीक है, यानी ये भाव किसी प्रेरणा के कारण गीत के रूप में फूट पड़ता है, और गीत काव्य की रचना उसी समय होती है जब भाव घनीभूत होकर आवेश के साथ काव्योचित भाषा में अभिव्यक्त होते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त गीत काव्य को परिभाषित करते हुए स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि गीत काव्य एक ऐसी लघु आकार एवं मुक्तक शैली की रचना है जिसमें कवि निजी अनुभूतियों या किसी एक भाव दशा का प्रकाशन संगीत या लयपूर्ण कोमल पदावली में करता है। ठीक है, उसकी निजी, ऐसा लघु आकार मुक्तक शैली में जो रचित हो, जिसमें कवि की निजी अनुभूतियां हो
और या किसी कोई ऐसी भाव दशा हो जिसका वर्णन संगीतात्मकता के रूप में लयबद्ध ढंग से कोमल पदावली में कवि ने किया हो, वो गीत काव्य कहलाता है। महादेवी वर्मा गीत काव्य को परिभाषित करते हुए लिखती हैं कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष को गिने चुने स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। सुख दुख की भावावेशमयी जो अवस्था है, ठीक है, चाहे वो सुखी जीवन की हो या दुखी जीवन की हो, उसको उस अवस्था को अवस्था विशेष को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत काव्य कहलाता है या गीत कहलाता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, गीत का परिभाषा की वैयक्तिक सुख दुखात्मक अनुभूति तीव्र वेग में जब शब्द रूप में प्रकट होती है तो वो गीत का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, गीत काव्य कहलाता है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत अनुभूति की प्रमुखता रहती है। गीत काव्य का संबंध बुद्धि से न होकर हृदय से होता है। गीत काव्य में भावावेश की प्रबलता रहती है। इसमें गेयता और संगीतात्मकता होती है। इसकी भाषा सरल, मधुर और कोमल होती है और इसमें संक्षिप्तता होती है। ठीक है, ये गीत काव्य की क्या है, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। गीत काव्य के तत्वों की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला तत्व क्या है, इसका वैयक्तिकता। गीत काव्य में एक वैयक्तिकता होती है, व्यक्ति प्रधान काव्य माना जाता है ये, जिसमें निजी सुख की अनुभूतियां हैं। सुख और दुखमयी दोनों अभिव्यक्ति होती हैं। गीत काव्य निजी भावनाओं का प्रकाशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गीत केवल वैयक्तिक सुख दुख की अभिव्यक्ति है। ठीक है, गीत में अभिव्यक्त पराया दुख भी अपना लगता है और अपना पराया लगता है, ये वैयक्तिकता होती है। उस दूसरा है तीव्र भावावेश। इसमें दूसरी विशेषता क्या आती है, तीव्र भावावेश। तीव्र भाव अनुभूति के बिना गीत काव्य का निर्माण नहीं हो सकता है। इसमें तीव्र भावनाएं ही गीत बनकर के सामने आती हैं। फिर संगीतात्मकता होनी चाहिए। लयबद्ध हमने पढ़ा ना, लय, संगीतात्मकता और गेयता का विशेष स्थान गीत में होना चाहिए। ठीक है, लय, छंद और लय का निर्माण भी इसमें उसी प्रकार इसमें उसको गाया जा सकता है। फिर आता है संक्षिप्तता। इसमें संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। गीत काव्य में संक्षिप्तता का होना अनिवार्य है। आवेशमयी अनुभूति की आवेशमयी स्थिति एवं तीव्रतम अवस्था थोड़े समय तक ही रह सकती है और उसमें संक्षिप्तता बहुत आवश्यक है। और कोमल कांत पदावली, गीत काव्य में कोमल भावनाओं के अनुरूप कोमल, सुंदर, प्रवाहपूर्ण कलात्मक भाषा शैली का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई गीत काव्य की। अब दूसरा प्रकार आता है इसका गजल। मुक्तक का दूसरा भाग आता है गजल। गजल क्या है, भारतीय साहित्य में गजल की लंबी परंपरा है। ठीक है, तो गजल एक अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है प्रेमिका से वार्तालाप। गजल का मतलब क्या है, प्रेमिका से वार्तालाप। गजल एक ऐसा काव्य का स्वरूप, मुख्य विषय जिसका प्रेम या इश्क होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गजल काव्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। ठीक है, गजल के संबंध में नालंदा विशाल शब्द सागर में मिलता है कि फारसी और उर्दू में श्रृंगार रस की कविता गजल कहलाती है। ठीक है, तो गजल के अंग, कई अंग होते हैं। उसके गजल के अंगों में आते हैं शेर, मिसरा, ठीक है, कौफिया, रदीफ, मतला, मक्ता आदि, ये इसके महत्वपूर्ण अंग हैं गजल के। ठीक है, तो बहुत डिटेल पे न जाते हुए हम लोग केवल इसके ये पढ़ेंगे। शेर हम सभी सुनते हैं, शेर का मतलब बाल या केस, अरबी भाषा का ये शब्द है। जैसे उदाहरण, कोई मुश्किल नहीं हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना, इस क्या है, शेर है। मिसरा क्या है, शेर की हर पंक्ति मिसरा कहलाती है। शेर में दो पंक्तियां होती है, पहले को मिसर ए उला और दूसरे को मिसर ए सानी कहते हैं। ठीक है, तो मिसरा क्या है, शेर की दोनों हर एक पंक्ति मिसरा कहलाती है। काफिया क्या है, काफिया शब्द का मतलब है बार बार। इसका प्रयोग तुक मिलाने की दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, इसे उपात्त यमक भी कहा जाता है। फिर रदीफ क्या होता है, पीछे पीछे चलने वाली, इसका अर्थ होता है रदीफ का मतलब, यानी कि शब्द समूह जो काफिये के पीछे दोहराया जाता है वो रदीफ कहलाता है। जैसे ना, दो रोटी के अलावा चार की बातें नहीं करते,
करोड़ों लोग कोठरी कार की बातें नहीं करते। ये जो बातें नहीं करते ये किसको, इसको क्या कहा जाएगा, रदीफ कहलाया है। ठीक है, ये गजल के अंग है। मतला क्या है, मतला गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, उदय होने का स्थान इसका मतलब होता है। ठीक है, इसे दोनों मिसरा में काफिया या रदीफ का प्रयोग होता है। ठीक है, मक्ता क्या है, गजल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें कवि या शायर अपने तखल्लुस यानी उपनाम का जिसमें प्रयोग कर देता है वो मक्ता कहलाता है। जैसे इसमें लिखा ना, शोहरत की फिजाओं में इतना ना उड़ो सागर, परवाज ना खो जाए इन ऊंची उड़ानों में। तो इन्होंने सागर में अपने नाम को प्रयोग कर दिया। डॉक्टर सागर आदमी का एक है, तो उन्होंने नाम का जहां पर प्रयोग हो जाए वो मक्ता कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका भेद। ये हो गए काव्य के भेद। इसमें जैसे आप एक चीज और समझ पाएंगे, मतला की बात को दोहरा देते हैं। मतला क्या है, गजल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। इसे उदय होने का स्थान या भावोदय मतलब इसकी विशेषता यह होती है कि दोनों मिसरों में काफिया तथा रदीफ का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है इसमें कि दो रोटी के अलावा चार की बातें नहीं करते, करोड़ों लोग कोठी कार की बातें नहीं करते। तो ये जो बीच के शब्द हैं ये क्या है, भावोदय, ये मतला कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे काव्य के भेद। ठीक है, जो हमारी आज की क्लास का विषय था कि काव्य के क्या भेद हैं, उन भेद को हमने विस्तृत रूप में यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो आप लोग को कोई अगर डाउट हो तो हमें बता सकते हैं। किसी को अभी अपने पास समय है 5 मिनट का।